रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर, मगर पहले शो की 4 बड़ी खबरें। प्रशांत बताएंगे मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को कैबिनेट की मंजूरी। अब हर गांव में पहुंचेगा इंटरनेट, सभी सरकारी काम बन जाएंगे ऑनलाइन। पंकज झा बताएंगे कश्मीर के अलगाववादियों से बात करने वाले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के खिलाफ इलाहाबाद में देशद्रोह का केस। प्रफुल्ल श्रीवास्तव बताएंगे महिला कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा मां बहन कहने वाले ही लड़कियों को छेड़ते हैं। अंजलि सिंह के साथ देखेंगे आमिर खान की फिल्म पीके का नया पोस्टर रिलीज। इस बार बैंड बजा रहे हैं आमिर खान। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में हम अपने रिपोर्टर्स के ट्विटर हैंडल भी दे रहे हैं आपके साथ और आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। मगर आइए सबसे पहले रुख करते हैं हमारी सबसे बड़ी खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब हर गांव जुड़ेगा इंटरनेट से, सरकारी काम भी ऑनलाइन होंगे। लाल किले के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की थी। इसमें 3 खास बातें थीं। पहला, मोदी के डिजिटल इंडिया में हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ना है। ब्रॉडबैंड यानी तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन। इस तेज इंटरनेट से ऑनलाइन लेक्चर यानी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई, टेलीमेडिसिन यानी डॉक्टरी मदद हर शख्स तक पहुंचाने की बात कही गई थी। इसके अलावा मोबाइल फोन क्रांति के जरिए गरीबों तक बैंक खाते और सरकारी सहायता पहुंचाने की बात भी इसी डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। मोदी के डिजिटल इंडिया में तमाम तरह के फॉर्म भरना और सरकारी काम इंटरनेट के जरिए करना शामिल है। यानी आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े और डिजिटल डाटा के चलते जल्दी काम हो जाए। डिजिटल इंडिया में तीसरा अहम काम है भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन को भारत में ही निर्माण करने की बात इस डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सारे विभाग के लोग भारत सरकार के सारे विभागों को डिजिटल इंडिया के इस व्यापक अम्ब्रेला प्रोग्राम में जोड़कर देश में एक नई क्रांति करने के लिए सक्रिय बने। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट पर इस साल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए विचारों के लिए वैज्ञानिकों को लैब से बाहर आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डीआरडीओ से जुड़े वैज्ञानिकों का जवानों के साथ सीधा संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए नई तकनीक और रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में कहा कि युवा वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की जरूरत है। 5 लैब ऐसी होगी जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यक्ति 35 एज ग्रुप से ऊपर का नहीं होगा। सबके सब बिलो 35। अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम समय से पहले काम पूरा कर लें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया जनता को नकली सपने दिखाने का आरोप। सोनिया ने कहा कि यूपीए की योजनाओं का डंका पीट रही है मोदी सरकार। कुछ लोगों ने ऐसा जाल बिछाया कि जनता उसमें उलझ गई। हमारे काम, हमारी उपलब्धियां एक तरफ रह गए और नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। तो योजनाएं कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लागू किया था, ये लोग उन्हीं की फिर से घोषणा कर रहे हैं। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 70वें जन्मदिन पर महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया है विवादित बयान। मणिशंकर अय्यर ने यह बयान दिया है महिला कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान। उन महिलाओं को जिन्होंने दिखा दिया है कि वो सार्वजनिक काम करने चाहती हैं और कि उनको करने की क्षमता है, ऐसे महिलाओं को आपने कांग्रेस में जोड़ा तो मोदी जी को कल तक वापस जाना पड़ेगा गांधीनगर और वहां से आगे हम समुद्र तक पहुंचा दें तो बहुत बहुत मुबारक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद हो सकता है। राहुल ने कहा कि जो लोग आपको मां बहन कहते हैं, मंदिर जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग बस में महिलाओं को छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग
जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने ये बयान दिया। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए राहुल ने बलात्कार की घटनाओं पर भी चिंता जताई। राहुल ने कहा कि सिर्फ कानून काफी नहीं, सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को और सशक्त करने की जरूरत है, उन्हें और ताकत देने और उनका दर्द बांटने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। नागपुर में मेट्रो रेल और थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी नागपुर में एनटीपीसी के 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। परियोजना का दूसरा चरण पूरा हो जाने पर यहाँ 2320 मेगावाट बिजली बन सकेगी। इस परियोजना से महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली राज्यों में बिजली सप्लाई होगी। हालांकि मोदी चौहान के पिछले कार्यक्रम में मोदी के नाम के नारे लगने से नाराज है सीएम चौहान मोदी के कार्यक्रम का बॉयकॉट भी कर सकते हैं। इलाहाबाद की अदालत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित पर देशद्रोह की शिकायत दर्ज। अलगाववादियों से मुलाकात के खिलाफ शिकायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील सुशील मिश्र ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित पर एक जिला अदालत में देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। मिश्रा का कहना है कि भारत के ऐतराज के बावजूद कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बासित ने मुलाकात की। ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने और देश को कमजोर करने की कोशिश है। मिश्रा के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने लाहौर घोषणा पत्र और शिमला समझौते का उल्लंघन भी किया है, इसलिए उनका ये कदम देशद्रोह के दायरे में आता है। मिश्रा ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ भी देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया और केस स्वीकार कर लिया। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित के पास A1 कैटेगरी का वीजा होने से उन्हें भारत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान एक तरफ तो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, दूसरी तरफ भारत को ही शांति का भाषण दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर ही सीज फायर तोड़ने का आरोप मढ़ दिया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने तो कहा है कि भारत ने 57 बार सीज फायर तोड़ा है। हमारी साइट के मुताबिक पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफ़ा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। तो ये तो देखें है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं और हमने 10 दिन पहले डिमांड भी किया था इंडियन गवर्नमेंट को इन इस्लामाबाद, ये जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है इसको ख़त्म होना चाहिए। सो वी होप दैट दिस विल कम टू एन एंड। बासित ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा कि अभी ऐसी कोई मुलाकात तय ही नहीं थी। भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब, कहा कश्मीर पर बातचीत में सिर्फ दो ही पक्ष, तीसरा कोई नहीं। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत को सही ठहराया था। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शांति का राग अलापा और कहा कि कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत पुरानी परंपरा के तहत हुई है। बासित ने कहा कि कश्मीर के नेता भी एक पक्ष हैं। This interaction with Kashmiris is not. It is precisely to engage all stakeholders in order to find a viable, peaceful solution to the problem. पाक उच्चायुक्त के इस बयान पर भारत सरकार ने कड़ा जवाब दिया। After the signing of the Simla Agreement by the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan, there are only two stakeholders on the issue of Jammu and Kashmir. पाक उच्चायुक्त की कश्मीर के अलगाववादियों से दिल्ली में मुलाकात के बाद भारत ने दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात को रद्द कर दिया था। 25 अगस्त को विदेश सचिवों की मुलाकात इस्लामाबाद में होनी थी। भारत के कड़े रुख के बाद भी पाकिस्तान अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में फिर फायरिंग की। पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ जिले में बीती रात 9 बजे के करीब फिर बेवजह फायरिंग शुरू कर दी। पुंछ जिले के हमीरपुर सब सेक्टर में पाकिस्तान से फायरिंग की गई। इससे पहले आरसपुरा सेक्टर और अरनिया में भी पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त गोलाबारी की गई थी। इसे मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान 14 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। लगता है पाकिस्तान बातों से मानने वाला नहीं है।
पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में सीमा पर की जा रही फायरिंग बेवजह नहीं है। दरअसल फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों की भारत में घुसपैठ करा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीते महीने भर में 40 आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं और करीब 200 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी आतंकियों को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई है और ये जीपीएस से लैस हैं। आतंकियों को पाकिस्तान की कब्जे वाली कश्मीर के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने सरहद पर घुसपैठ कराने के लिए 16 नए रास्तों को चुना है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के गैंग का पर्दाफाश किया था, जिसके अंदर वकार और तहसीन अख्तर नाम के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक तहसीन अख्तर और साथ ही साथ वकास जो थे, ये जहरीली चिट्ठी से जो इनके दुश्मन हो सकते हैं, अपने दुश्मनों को जहरीली चिट्ठी से मारने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जो पॉइजन ये निकालना चाह रहे थे उस पेड़ से और जिस केमिकल में मिला के ये पूरी की पूरी साजिश को रचना चाह रहे थे, वो पॉइजन ही नहीं बन पाया। ये उस एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर ये फेल हो गए। फिलहाल पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि जहरीली चिट्ठी के अलावा और वो कौन कौन से तरीके थे, जो नए तरीके हैं जिससे ये लोग आतंकी गतिविधियों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आतंकवादी इस हद तक भी जा सकते हैं। जहरीली चिट्ठी से हिंदुस्तान में खौफ फैलाने की साजिश थी। फिलहाल ये साजिश नाकाम हो चुकी है। आगे अगली खबर में देखिए, वाराणसी में खुला मिनी पीएमओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके संसदीय कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया। जो कार्यालय बनाया गया है वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में, इसका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से जुड़े रहें, उनकी जो शिकायतें हैं उस कार्यालय में दर्ज की जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटिस में लाया जाए, जिसकी वजह से जो उनके तक शिकायतें पहुंचे उनका निदान हो सके। ये आप देख सकते हैं, ये जो कक्ष है, ये कक्ष यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए है, विजिटर रूम है। इसके अलावा 3 कमरे और है, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, एक शिकायती पत्र कक्ष है जहाँ पर शिकायतें लोगों के लिए जाएगी। इसके अलावा पीछे एक बैठक एरिया और भी है। नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है, जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि काशी की समस्याओं को लेकर के वो उसका निदान करेंगे, उसके लिए कार्यालय बनाया गया है। गुजरात पुलिस के पोस्टर में लड़कियों को दी गई कथित रूप से अयोग्य कपड़े न पहनने की नसीहत। पोरबंदर में गुजरात पुलिस ने लगवाए पोस्टर। गुजरात सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत पोरबंदर में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा है कि अयोग्य कपड़े पहनकर बाहर न निकलें। पोस्टर में जींस, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी छपी हैं। लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस का इस तरीके से पोस्टर लगाना, वो भी महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए, चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया जो है वो शुरू कर रहा है। हम महाराष्ट्र कांग्रेस के दफ्तर के बाहर है, तिलक भवन में। हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो इच्छुक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। गठबंधन अगर नहीं होगा तो हर उम्मीदवार को संधि चांस मिलेगा, ऐसा सबको लगता है। और गठबंधन नहीं होने से जो राष्ट्रवादी के खिलाफ जो नाराजी है वो कांग्रेस के खेमे में नहीं आएगी और कांग्रेस अच्छी तरह से जीतेगी, ऐसा लगता है। 3 दिन ये प्रक्रिया चलेगी और इसी प्रक्रिया को हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं जो चाहते हैं वो चुनाव लड़े। बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को होंगे उपचुनाव। एनडीए और यूपीए की साख दांव पर। 10 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को बिहार के सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद करीब 2 दशक बाद लालू नीतीश हाथ मिलाने को तो मजबूर हो गए, लेकिन क्या इस दोस्ती को जनता ने स्वीकार किया है या नकार दिया, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी के महागठबंधन का मुकाबला बीजेपी, एलजेपी से है। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की 60 कंपनियां तैनात की हैं। गुरुवार को राजनगर, नरकटियागंज, हाजीपुर, मोहद्दीनगर, छपरा, परबत्ता, मोहनिया, बांका, जाले और भागलपुर में मतदान होगा। 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे 25 अगस्त को आएंगे। हम इस वक्त गोलाघाट टाउन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की फायरिंग हो रही है और जैसे आपको पीछे से आवाज आ रहा है कि लोगों को यहाँ से हटाने के लिए
पुलिस यहाँ पे फायरिंग कर रहा है कि गोलाघाट, पूरा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आगजनी की घटना घटी है। पूरे गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पे लोग रास्ता रोक के यहाँ पे आग लगा दिया है। मंगलवार को जो पुलिस ने फायरिंग किया था उसके प्रोटेस्ट में लोग यहाँ पे सड़कों पर उतर आए थे। अभी स्थिति काफी तनावपूर्ण बन चुका है। किसी भी तरह पुलिस ये जो भड़काऊ भीड़ है उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्य भी लेते थे राकेश कुमार के लिए घूस। सीबीआई की पूछताछ में हुआ खुलासा। सीबीआई के मुताबिक राकेश कुमार खुद अपने ही जाल में फंस गए। सीबीआई का कहना है कि राकेश कुमार अपनी जान पहचान के 5 एजेंटों और बोर्ड के कुछ सदस्यों के जरिए घूस लेते थे, जबकि ऐसे करीब 70 एजेंट हैं जो प्रोडक्शन हाउस और सेंसर बोर्ड के बीच एजेंट का काम करते हैं। राकेश कुमार बाकी एजेंटों का काम नहीं करते थे। ऐसे ही एक मौके पर जब छत्तीसगढ़ी फिल्म के एजेंट ने उन्हें फिल्म पास करने का ऑफर दिया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि वो उनके करीबी 5 एजेंटों के माध्यम से ही आए। इसी बात से गुस्सा होकर कुछ एजेंट सीबीआई के पास चले गए। प्रमोद मोहारे उन्हीं एजेंटों में से एक हैं जिनकी शिकायत पर सीबीआई ने राकेश कुमार को पकड़ा। सीबीआई का कहना है कि राकेश कुमार ने ज्यादातर पैसा एड फिल्मों और फिल्मों की प्रोमो को सेंसर सर्टिफिकेट देकर कमाया। चूंकि इनके पास समय की कमी होती है इसलिए तुरंत पास कराने के नाम पर ये घूस देते थे। सीबीआई का कहना है कि राकेश कुमार के कुछ पसंदीदा लोग हमेशा बोर्ड में रहते थे। ऐसे में सीबीआई बोर्ड के कुछ सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। बदायूं रेप मामले में बड़ा खुलासा। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही बहनों का रेप नहीं हुआ था। इस साल मई में यूपी के बदायूं में 2 बहनों के शव पेड़ से लटके मिले थे। आरोप था कि गैंगरेप के बाद हत्या कर उनका शव पेड़ से लटका दिया गया था। इस घटना पर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अब सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों का रेप हुआ ही नहीं था। अब यह मामला और भी पेचीदा हो गया है। इस केस में लड़की के परिजनों पर झूठी शान के खातिर हत्या करने का शक जताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों को हिरासत में ले रखा है। मेरठ में बदतमीजी कर रहे 5 लड़कों से मुकाबला करने उतरी एक लड़की। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। 4-5 लड़कों को पीटते दिख रही इस लड़की ने बहादुरी का नया परिचय दिया है। घटना मेरठ के सिविल लाइंस की है। यहां कार से एक मोटरसाइकिल के छू जाने पर 4-5 लड़कों ने एक मोटरसाइकिल सवार शख्स को पीट डाला। शख्स के साथ उसकी बेटी भी थी। किसी को भी मदद के लिए न आता देख उस बहादुर लड़की ने खुद ही उन लड़कों से अपने पिता को बचाया। इस घटना के दौरान वहां एक होमगार्ड भी मौजूद था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कुछ कैमरामैन ने बीच बचाव किया और बाप बेटी को उन लड़कों से छुड़ाया। पुलिस का कहना है कि घटना का पता चलने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी को लड़कों का पता लगाने का आदेश दिया। यूपी में घाघरा नदी का कहर जारी है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से घाघरा 5 जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये है बाराबंकी जिले की तस्वीरें। हर तरफ पानी ही पानी। जिले के करीब 200 गांव पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी भरा हुआ है और नावों का इंतजाम न होने से लोग घरों में छतों पर पनाह लिए हुए हैं। तमाम राहत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि नावों का इंतजाम न होने से वो घरों में फंसे हैं और सरकारी मदद केवल गांव से बाहर सड़कों पर मौजूद लोगों को बांट दी जाती है। ऐसे में लोगों को इंतजार है कि उनके पास कब पहुंचेगी सरकारी मदद। घाघरा का पानी बाराबंकी जिले में खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बाराबंकी के अलावा गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती के भी सैकड़ों जिले बाढ़ की चपेट में। देश के सबसे बड़े योग गुरु नहीं रहे। योग गुरु बीकेएस अयंगर का बीती रात पुणे में निधन हो गया। योग गुरु बीकेएस अयंगर 96 साल के थे। अयंगर ने पुणे में बीती रात 3 बजे आखिरी सांस ली। वो 12 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। योग गुरु अयंगर ने अयंगर योग की स्थापना की थी। अयंगर 16 साल की उम्र में योग से जुड़ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयंगर के निधन पर दुख जाहिर किया है। बीकेएस अयंगर को इसी साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया था। पीके के ट्रांजिस्टर वाले पोस्टर पर विवाद के बाद नया पोस्टर जारी। नए पोस्टर में बैंड बजाते नजर आए आमिर। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान को अपनी फिल्मों की मार्केटिंग करने का तरीका भी खूब आता है।
पीके के पहले पोस्टर में जहां आमिर खान बिना कपड़ों के नजर आए थे, वहीं नए पोस्टर में आमिर पूरे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। आमिर ने इस पोस्टर को ऑडियो क्लिप के साथ जारी कर एक नया प्रयोग किया है। अरे फिर ऐसे टुकुर टुकुर कहाँ घूर रहे हो? हैं? कपड़ा पहन लिए तो पहचाने नहीं काम का? अरे हम वही हूँ, पीके ट्रांजिस्टर वाला। हाँ। पीके के निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं और फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। 2 साल पहले सीरिया से गायब हुए अमेरिकी पत्रकार की हत्या का वीडियो जारी हुआ है। आतंकवादी संगठन ISIS की तरफ से जारी वीडियो की अमेरिका करेगा जांच। तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स अमेरिकी फोटो जर्नलिस्ट जेम्स राइट फॉले हैं। सुन्नी आतंकवादी संगठन ISIS का दावा है कि ये तस्वीर राइट की हत्या किए जाने से ठीक पहले की है। 40 साल के जेम्स राइट को 2 साल पहले सीरिया में आतंकियों ने अगवा कर लिया था। अमेरिका ने इराक में ISIS के खिलाफ फौजी कार्रवाई तेज कर दी है। ISIS ने वीडियो जारी करके अमेरिका को फौजी कार्रवाई बंद करने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम फरीद शरीफ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पिता किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। इस बीच तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान उनके समर्थक रेड जोन में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि उनके रवैये में कुछ ढिलाई जरूर आ रही है और वो बातचीत करने को राजी हैं। दूसरी चीज, रीइलेक्शन, इस्तीफा, रीइलेक्शन और फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स यानी के इंतखाबी इस्लाहत। हम ऐसे इलेक्शन करवाएं। अगर हिंदुस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, आज हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है, जो जीता है वो जीता है, जो हारता है वो आराम से हार मान जाता है।